राजेंद्र बिहार आ चुका था और सबसे पहले आते ही वो उस शमशान में गया जहां पर उसके दादाजी की चिता को आग लगाई गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद वो वहां से काली घाटी के लिए रवाना हो गया। इधर काली घाटी पर बने आश्रम में नारायण और योगीराज को भी राजेंद्र के आने की खबर मिल चुकी थी। वो उससे निपटने की तैयारी ठीक से कर पाते उससे पहले ही राजेंद्र के लोग वहां आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की मारपीट के बाद में जब नारायण ने राजेंद्र को देखा तो वो भी उसके ऊपर वार करने के लिए भाग उठा, लेकिन राजेंद्र अपनी जगह पर से ही खड़ा हुआ। जैसे ही नारायण उसके पास में आया तो राजेंद्र ने सिर्फ एक मुक्के में उसे नीचे गिरा दिया। नारायण को जैसे ही वो मुक्का पड़ा तो वो काफी दूर जा गिरा था। जैसे ही नारायण के बाकी लोगों ने उन्हें इस तरह से लड़ते देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया और वो खुद भी राजेंद्र की तरफ बढ़ने लगे। तैयार हो जाओ। इतने में राजेंद्र भी चिल्लाया और उसकी बात सुनकर उसके सारे साथी भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। योगीराज समेत सभी लोग राजेंद्र और उसके साथियों पर वार करने के लिए आगे तो आ गए, लेकिन वो सभी ज्यादा देर तक उन सभी के सामने नहीं टिक पाए। जिस तरह से राजेंद्र और उसके लड़कों ने आश्रम के बाहर खड़े लोगों को पीट पीट कर जमीन पर लेटा दिया था, उसी तरह से उन लोगों ने नारायण के बाकी साथियों को भी देखते ही देखते चित्त कर दिया। भले ही वो सभी अपने आप में बहुत बड़े लड़ाके थे, लेकिन राजेंद्र के सामने खड़े होकर लड़ सकें इतना मादा किसी में नहीं था। वो सभी के सभी बहुत ही नाजुक दिखाई दे रहे थे। जब नारायण ने राजेंद्र को इस तरह से लड़ते देखा तो वो हैरान हो गया। उसके मन में भी राजेंद्र के लिए डर तो बैठ गया था। वो जिस तरह से अपने हाथ पैर चला रहा था, उसके साथी भी जिस तरह से उसे कवर करते हुए लड़ रहे थे, वो देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। लेकिन नारायण इतनी जल्दी इन लोगों के सामने हार नहीं मान सकता था। वो इन सब लोगों का गुरु था। अगर वो खुद ही हथियार डाल देता तो उसके बाकी साथी क्या कर लेते। इसलिए चोटिल हालत में ही सही, लेकिन नारायण उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। राजेंद्र भी उसे अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। उसे देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दादाजी, ये आपके लिए, इसके सिर की बलि तो मैं आपके पैरों में चढ़ाऊंगा, राजेंद्र ने कहा और अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उसे खोल लिया। इतने में जैसे ही नारायण उसके ऊपर वार करने के लिए उछला तो राजेंद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आह! नारायण के चिल्लाने की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंज उठी थी। उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया, लेकिन उसका शरीर अभी भी तड़प रहा था। उसके साथियों ने जैसे ही उसे इस हाल में देखा तो वो भी हैरान रह गए। एक पल के लिए तो सबकी सांसें अटक गई। वो मन ही मन अपने हथियार डाल चुके थे और इस चीज का फायदा उठाते हुए राजेंद्र और उसके साथियों ने बाकी लोगों को भी जड़ से खत्म करना शुरू कर दिया। इधर राजेंद्र ने नारायण का सिर अपने हाथों में उठाया और दरवाजे से बाहर आने लगा। पीछे उसके साथी नारायण के साथियों को एक एक कर कर लिटाए जा रहे थे। नारायण के सिर जो खून बह रहा था, उसकी वजह से जमीन पर एक लकीर सी उभर आई थी। उसके बाद में राजेंद्र रुका नहीं। अभी तो सिर्फ उसने दिल्ली दरबार को ही निपटाया था और अभी बहुत सी छोटी मोटी और गैंग बाकी थी। उसने धीरे धीरे उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके आकाओं के सिर काटकर अपने दादाजी के पैरों में रख दिए। इसके बाद राजेंद्र ने शोएब से कहा कि वो उन सभी लोगों से मिलना चाहता है जो उसका साथ देना चाहते हैं। उन लोगों से मिलने के लिए वो एक मीटिंग फिक्स करना चाहता है। जैसे ही बाकी लोगों ने यह खबर सुनी तो राजेंद्र के डर के मारे सब लोगों ने हाँ कर दिया। जिस तरह से राजेंद्र ने तबाही मचाई थी, उसे सुनकर कोई भी आने से मना नहीं कर सकता था। अब इससे पहले कि राजेंद्र उन लोगों की जान लेता, वो खुद ही राजेंद्र के सामने सरेंडर कर देना चाहते थे। लेकिन कुछ बड़े गिरोह जो थे, जिन्हें लगता था कि राजेंद्र का इस तरह से बिहार में आ जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, वो राजेंद्र को खत्म कर देना चाहते थे। उनमें से कोई भी राजेंद्र को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसे में वो सभी दुविधा में थे कि उन्हें मीटिंग में जाना भी चाहिए या फिर नहीं। पृथ्वीराज मेहरा के पास भी इस चीज की खबर आ गई, लेकिन उससे पहले ही उन्हें लकी के आश्रम से खुद लकी का ही फोन आया। उसने उन्हें बताया कि राधिका की तबीयत अब ठीक थी और वो थोड़े दिन और आराम करने के बाद में वापस लौट आने वाले थे। इधर पृथ्वीराज के पास में राजेंद्र के आने की खबर आ चुकी थी। ऐसे में वो समझ गए थे कि इनके जरिए लियाकत फिर से यहाँ के अंडरवर्ल्ड पर अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वीराज को राजेंद्र से घबराहट तो हो रही थी, लेकिन उन्होंने लकी को इस बारे में कोई खबर नहीं दी। अगर वो लकी को इस बारे में बताते तो शायद लकी राधिका को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाता, लेकिन इस वक्त उनके लिए राधिका का ठीक हो जाना सबसे जरूरी था। अगर राधिका ठीक नहीं होती तो बाकी सब चीजों का कोई मतलब नहीं था।
थोड़े ही दिनों के बाद में वो सारे लोग जो राजेंद्र के दादाजी भूषण की मौत के जिम्मेदार थे और जिनके ऊपर उनकी मौत का इल्जाम आता था, वो सभी काली घाटी पर आ चुके थे। उनमें से कुछ तो आने से डर भी रहे थे, लेकिन कुछ को ना आना डरा रहा था। उनमें से कुछ को नारायण और बाकी लोगों का इस तरह से मारा जाना खटक रहा था, और कुछ लोग ये तय करके आए थे कि वो राजेंद्र को खत्म करके भूषण की जड़ को ही खत्म कर देंगे। वो सभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आए हुए थे। कल वो सभी राजेंद्र से मिलने वाले थे और उनमें से ज्यादातर उससे लड़ने ही वाले थे। होटल के कमरे में गुरु जगत प्रताप बैठे हुए थे। उनकी आंखें काफी गहरी नजर आ रही थी और वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे थे। क्या हम राजेंद्र को हरा पाएंगे? इतने में एक जवान आदमी ने पूछा जो उनके साथ ही खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता, इसका जवाब देना मुश्किल है। उसने नारायण और बाकी लोगों को मारा है, ऐसे में उसकी ताकत को कमतर नहीं आंका जा सकता। और रही बात यहाँ आने की और लड़ने की, तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है उसके लिए हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं मैं उसे हरा भी पाऊंगा या नहीं, जगत प्रताप ने अपने आप से कहा। वो काफी चिंतित नजर आ रहे थे। जब इधर उन्हें चिंता हो रही थी तो उधर होटल के दूसरे कमरे में एक और आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम बलबीर था। वो भी जगत प्रताप की ही तरह कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा था। जब उसे पता चला कि राजेंद्र कितना ताकतवर आदमी था तो वो खुद भी भौचक्का रह गया। आप मुझसे वादा करो कि आप राजेंद्र से लड़ने के लिए नहीं जाओगे। भले ही वो बोले कि आपने हार मान लो तो कह देना कि मान ली, लेकिन आप उससे लड़ने नहीं जाओगे, बलबीर की बीवी ने उसके पास बैठते हुए कहा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति राजेंद्र जैसे आदमी से कैसे निपट सकता था। वो बहुत ही ताकतवर आदमी था और उसे बचा पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। वो नहीं चाहती थी कि इन सब झगड़ों में उसका पति मारा जाए। जब बलबीर ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो खुद भी थोड़ा सा निराश और हताश हो गया। भले ही उसने बीवी को लड़ाई के बारे में और उनके काम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन वो भी इस वक्त इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पति के जीतने की कोई चांसेस नहीं थे। ये सुनकर वो और ज्यादा निराश हो गया। इधर उसी होटल के तीसरे कमरे में एक और औरत बैठी हुई थी। वो अपनी कुर्सी में बैठी आराम से सिगरेट पी रही थी। देखने में उसकी उम्र यही कोई 45 साल के आसपास की नजर आ रही थी। उसका नाम कोकिला ताई था और वो भी इस सब गिरोह में से एक गिरोह की सरगना थी। कल की लड़ाई में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ के अंडरवर्ल्ड में जितना काम मर्दों ने किया है उससे ज्यादा काम औरतों ने किया है, लेकिन हमें हमारा क्रेडिट कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम औरत हैं। सब लोगों को लगता है कि औरतों का काम नहीं है, जबकि वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि औरतों ने यहाँ कितना अच्छा काम किया है, कोकिला ने कहा। आप सही कह रही हैं ताई। इतने में एक बहुत ही सुंदर और जवान सी लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम बुलबुल था। वो कोकिला के यहाँ काम करने वाली सबसे पहले लड़की थी। इस बार तो मुझे लगता है कि ये राजेंद्र इन सभी मर्दों के ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। मुझे ये भी नहीं लगता कि उसकी जगत प्रताप से कोई दुश्मनी है, कोकिला ने अपने हिसाब से आंकलन लगाते हुए कहा। तो इसका मतलब उसकी लड़ाई हम लोगों से है? बुलबुल ने पूछा। कोकिला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजेंद्र आखिर जा क्या रहा था। आखिर में उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और कहा, कल को हम उन सब लोगों से मिलेंगे तो सिर्फ मर्दों को आपस में लड़ने देंगे। राजेंद्र भले ही बहुत जानदार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत देर तक मैदान में खड़ा रह पाएगा। जैसे ही उसकी जान खत्म होने लगेगी, हम मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देंगे और खत्म कर देंगे उसे। मैं एक ही बार में उसका सिर अलग कर दूंगी, कोकिला ने कहा। उसके बाद तो ये सारे मर्द आपके पैरों में गिर जाएंगे। देखना, ये आपको सिर आंखों पर बिठा लेंगे और कोई भी ना ये नहीं कह पाएगा कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, भारती ने कहा। कोकिला ने भी हाँ में सिर हिला दिया था। लेकिन हम तो यहाँ अपने साथ अपने साथियों को बचाने के लिए आए हैं ना। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हम इस मौके का गलत फायदा उठाने की सोच रहे हैं? बुलबुल नाम की एक लड़की ने आगे आते हुए कहा। उसकी बात भारती को चुप गई। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर खराब नीयत का इल्जाम लगा रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है हम जो कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं? हाँ? इतने में भारती ने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस शोर मत मचाओ। इतने में कोकिला ने उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए कहा। उसने फिर से उस दूसरी लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत करने की सोच रही हूँ? मेरे लिए मेरे कायदे पहले आते हैं और उसके बाद मैं अपना फायदा देखती हूँ। रही बात राजेंद्र को खत्म करने की, तो उसे खत्म किए बिना
हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आई बात समझ में? कोकिला ने पूछा। बुलबुल ने आगे कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। उधर जब होटल में ये सब हंगामा चल रहा था और सब लोगों को चिंता ने घेर रखा था, तब इधर लकी और राधिका जश्न मनाने में व्यस्त थे। लकी ने राधिका के गालों को चूम लिया था और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो ये सब देखकर और ज्यादा खुश हो गए। उनके चिल्लाने की आवाज तो बढ़ती जा रही थी। वो चारों लड़कियां जो लकी और राधिका को इस तरह से देख रही थी, उन्हें भी अपने दिल में काफी जलन महसूस हो रही थी। उसके बाद उसी शोर के बीच में लकी ने राधिका का हाथ थामा और उसे अपने साथ स्टेज पर से नीचे उतार ले आई। वहां पर पार्टी अभी भी चल रही थी। नाचने के साथ साथ गाने का भी प्रोग्राम था। सब लोग मजे कर रहे थे। लकी थोड़ी देर तक तो वहां राधिका के साथ में बैठा रहा, लेकिन फिर उसका मन किया कि वो राधिका के साथ में थोड़ी देर घूम आए। चलो ना घूम कर आते हैं, लकी ने राधिका के कानों में कहा। राधिका ने पहले उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और आश्रम के दरवाजे से बाहर आ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी को राजेंद्र के बारे में पता चलता? क्या वो राजेंद्र से निपट पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।